आंसर मैं आपके पास आना चाहूंगा। 25 साल एसबीआई को दिए और अच्छा खासा मुनाफा। अब इनका सवाल यही है कि क्या करना चाहिए, क्या इस मुनाफे को बांध लेना चाहिए या आपको लगता है कि थोड़ा समय और दे दिया जाए? धन्यवाद प्रशांत, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो सक्सेना जी को पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जिस स्तर पर इन्होंने निवेश किया और आज तक अपना निवेश बनाए हैं, और जो भी शेयर में वृद्धि हुई है, और अगर डिविडेंड की भी अगर आप गणित लगाए तो मेरे ख्याल से, अगर मेरा गणित सही है प्रशांत भाई, तो निशुल्क हो गया है ये शेयर। इनका जो निवेश है बिल्कुल निशुल्क है। और वित्तीय क्षेत्र में सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक, हम जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड में सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चलते हैं बुनियादी दर के आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। और लंबी अवधि के लिए इनका निवेश है, बने रहे, महफूज स्तर है इनका, इनको खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि इनकी तबीयत थोड़ी बहुत कमजोर या नाजुक रहती है। तो मैं इतना बिल्कुल कहूंगा सक्सेना साहब को कि जब कभी भी आपको रुपए की जरूरत पड़े तो आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। फिलहाल अगर आपको रुपए की जरूरत नहीं है, बने रहे। 930 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। ऑलराइट गौरांग, और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मोहन, हमारे लाइव दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मोहन जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मोहन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? लगता है सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। अक्षय, पिरामल फार्मा ये कह रहे हैं इन्होंने ख़रीदा हुआ है और 247 शेयर है 205 के भाव पर, और इसमें ये जानना चाहते हैं कि क्या करें। चलिए, शायद संपर्क हो गया है इनके साथ। मोहन साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? गुड मॉर्निंग मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ओके, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, क्या सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में कहीं? जी मैम, मैं बाइक खड़ी करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ओहो, चलिए अच्छा कि आपने बाइक खड़ी करके आप बात कर रहे हैं। तो आप बताइएगा झटपट कि आपने कितना इसको समय देना है। फिलहाल आप थोड़े से मुनाफे में तो बैठे हुए हैं, लेकिन और कितना इसमें रुकना चाहते हैं? 205 रुपए में पिरामल फार्मा के कुछ 250 शेयर लिए हुए हैं जी। तो मैं इसको 6 से साल भर का और समय दे सकता हूँ। तो इसका मेरे को जानना था क्या व्यू रहेगा ये। ठीक है, साल भर का नजरिया है गौरांग, मैं आपके पास आऊंगी बशर्ते कि आपकी कवरेज में हो। धन्यवाद कविता जी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे शेयर है बीएससी और एनएससी के ब्रह्मांड में जो लिस्टेड है, और सभी के ऊपर कवरेज रखना बहुत ही मुश्किल काम है, बिल्कुल नामुमकिन के बराबर। लेकिन पिरामल फार्मा के बारे में, कंपनी के बारे में मैं टिप्पणी करूंगा, विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है कविता। लेकिन इतना बिल्कुल बता सकता हूं, पहले तो ये एक छोटी मझोली कंपनी है फार्मा क्षेत्र की, नतीजे बहुत ही अच्छे आ रहे हैं पिछले कुछ तिमाहियों से। और तीसरी तिमाही के पश्चात मैनेजमेंट ने जो टिप्पणियां करी थी कारोबार को लेकर के आने वाले भविष्य में, वो बहुत ही सकारात्मक और मजबूत। और एक लटकती तलवार फार्मा क्षेत्र पर अमेरिका में जो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से टैरिफ की तलवार लटक रही है, वो फार्मा क्षेत्र पर भी है। आने वाले समय में कल तो स्पष्टीकरण मिल जाएगा, आज देर रात कल प्रातःकाल ये पता चल जाएगा कि कौन से देश पर कितनी मात्रा में कहां पर टैरिफ लगे हैं। लेकिन कंपनी बहुत ही सक्षम और मजबूत है, इतना बिल्कुल कह सकता हूं। फार्मा कंपनी सक्षम और मजबूत, आगे का नजरिया भी गौरांग जी ने आपको सामने रखा। मैं चाहूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, बताइए कैसा लगता है। लेवल्स नहीं बताए हैं तो इसलिए थोड़ा सा ये एक चुनौतीपूर्ण लग रहा है, लेकिन उनका सवाल है कि नजरिया क्या होना चाहिए रिलायंस पे फिलहाल। देखिए प्रशांत भाई, नम्र विनती करूंगा सभी दर्शकों को ईटीनव स्वदेश के, जब आप सवाल पूछते हैं तो जैसे आप और कविता जी और आपके बाकी सहयोगी भी बताते हैं कि आप अपना खरीद का भाव और समय सीमा क्या है, ये अगर आप बता देते हैं तो हम जैसे विशेषज्ञों को थोड़ी बहुत सहूलियत हो जाती है प्रश्न का उत्तर देते हुए। लेकिन मैं दो हिस्सों में इस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। पहले तो डिस्क्लोजर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हमारी काफी लंबे समय से खरीदारी की रहा है, 1500 के पार के लक्ष्यांक है। अब इनके खरीद अगर लंबी अवधि के लिए, निवेश अगर लंबी अवधि का लिए है, और अगर ऊपर के दाम में इन्होंने खरीदा है, तो ये जो
1250 या फिर 1200 के बीच में अगर गिरावट में आता है, निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए, तो थोड़ा बहुत और जोड़ सकते हैं। और अगर निचले स्तर पर इन्होंने खरीदारी की है और नजरिया लंबी अवधि का है, तो दोनों ही परिस्थितियों में हम बने रहने की राय देंगे। लेकिन जैसे हमने कहा, अगर ऊपरी स्तर की खरीद है तो अनिवार्य होगा थोड़ा बहुत एवरेज करना। है राय आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज पर मिलती हुई। यूट्यूब से भी सवाल आए हैं। सुनील जी हमारे रडार पे नहीं है, तो इसलिए हम स्टॉक पर राय नहीं दे सकते। अगले जो हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक पे राय जाननी चाहिए। और ओला इलेक्ट्रिक पे हालांकि इन्होंने नाम नहीं बताया है, इन्होंने जो राय मांगी है और वो अपने लगभग 85 के आसपास की खरीदारी इनकी है। बताएं गौरांग सर, ओला इलेक्ट्रिक, काफी सारे निवेशक जो हैं ओला इलेक्ट्रिक में ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं, क्या करना चाहिए? प्रशांत भाई, इस कंपनी को लेकर के हमने स्पष्ट रूप से टिप्पणी करी है कई बार हमारे ही चैनल 18 और स्वदेश पर, और जब आईपीओ आया था तब शायद आपसे, कविता से या आपके सहयोगी से चर्चा करी हमने। तो आईपीओ के समय आईपीओ नोट द्वारा निवेश की राय दी थी। 75 या 76 के आसपास का आईपीओ का फ्लोर था। लिस्ट होने के पश्चात स्टॉक ने ऊपर के तरफ के दायरे दिखाए, करीबन 150 तक भी गया था मेरे ख्याल से, अगर मेरा अनुमान सही है तो। और फिर लगातार नीचे के तरफ के दायरे। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है प्रशांत भाई कि खराब सिलसिलों का या खराब खबरों का जो सिलसिला है, वो आने वाले भविष्य में अंत होता हुआ नजर नहीं आता है। पहले तो 10,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं की शिकायत है कंज्यूमर कोर्ट में। दूसरा, रजिस्ट्रेशन के, वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर के मेरे ख्याल से जो आंकड़े ये बताते हैं और जो आंकड़े वास्तविकता में रजिस्टर हुए हैं औपचारिक स्तर पर, वो कुछ और है। निरंतर शिकायतें उपभोक्ताओं की तरफ से आती हैं जहां तक सर्विस का सवाल है। और इनकी जो जीगा फैक्ट्री और वो मोटरसाइकिल जो इन्होंने पिछले साल अगस्त में लॉन्च की थी, वो आने वाले नजदीक के भविष्य में तो बाजार में दिखती हुई नजर नहीं आती है। और एक बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है प्रतिस्पर्धा। जहां तक ऊर्जा से चलने वाले दो पहिए वाहनों की संख्या है वहां पर, तो फिलहाल तो कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये भी बताना अनिवार्य है कि करीबन 1500 करोड़ के आसपास का नुकसान था जब आईपीओ आया था। ये नुकसान शायद पिछले कुछ तिमाहियों में बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि इस कंपनी को छोड़ करके बाकी जो ज्यादा स्थापित कंपनियां हैं, जो पेट्रोल से चलने वाले भी दो पहिया वाहन बनाती हैं और इलेक्ट्रिक से चलने वाले भी दो पहिया वाहन बनाती है, बजाज ऑटो है, हीरो मोटोकॉर्प है, टीवीएस मोटर्स है, ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। एक और सवाल था इनका बजाज हाउसिंग पर, गौरांग जवाब दे पाएंगे आप? अच्छा लगता है, ये भी बिल्कुल कह सकता हूं, बजाज हाउसिंग पर कवरेज नहीं है। और एक बात है कविता, 9 अप्रैल मेरे ख्याल से क्रेडिट पॉलिसी है जहां पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी। एक कटौती हमने 5 साल के बाद फरवरी के महीने में देखी, ये अप्रैल में अगर कटौती थी, तो इस परिस्थिति में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और एक दूसरी बात यह भी है कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी हम सुधार देख रहे हैं। और हालांकि पिछले महीने के जो आंकड़े आए थे रजिस्ट्री के, वो थोड़े बहुत नीचे थे, लेकिन अनुमान है कि ये फिर से गति पकड़ लेंगे। तो क्षेत्र अच्छा लगता है और कंपनी भी सक्षम और मजबूत है, बजाज ग्रुप की तरफ से आती है। इसके अलावा विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। सवाल जो है वो यूट्यूब पर लाइव हमारे एक दर्शक ने पूछा है, इनका नाम है जॉन, और इन्होंने कोल इंडिया पर राय जाननी चाहिए। जॉन का सवाल है कि इन्होंने जो बाइंग प्राइस है वो 410 की इनकी बाइंग प्राइस है। कोल इंडिया हम देख रहे हैं कि आज तो दबाव है स्टॉक में। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से भी हम देख रहे हैं कि फ्लैट कारोबार है, एक महीने में लगभग 10% चला है ये स्टॉक का। हालांकि इनकी बाइंग प्राइस से अभी भी 20 रुपये 15-20 रुपये आसपास नीचे ही है। 410 की बाइंग प्राइस के हिसाब से गौरांग सर, कोल इंडिया पे क्या राय बन रही है? तो आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था प्रशांत भाई कि आउटपुट को लेकर के सकारात्मक नजरिया और कोयले की जो क्वालिटी है वहां पर भी सुधार होने की संभावना है आने वाले समय में। खपत को लेकर के कोई ऐसे प्रश्न चिन्ह करीब के समय में तो नजर नहीं आता है। बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी बने रहने की राय है। अगर ऊपरी स्तर पर निवेश है तो इस स्तर पर नहीं, लेकिन अगर गिरावट आती है तो थोड़ा बहुत और जोड़ सकते हैं।